ब्रेक के बाद नहले पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में चल रहे दंगल से जो दलदल पैदा हुआ है, उसमें अब आईबी, दिल्ली पुलिस भी धंसती नजर आ रही है। आज सुबह इस मामले में तब और उथल पुथल मच गई जब छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर से 4 लोगों को पकड़ा गया। सुबह करीब 7 बजे 4 लोगों को आलोक वर्मा के घर पर खड़े सुरक्षा गार्डों ने पकड़ा। ये चारों लोग 2 गाड़ी में आए थे और आलोक वर्मा के घर के बाहर खड़े थे। सुरक्षा गार्डों को उनकी हरकतें संदिग्ध लगी तो इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, जिस पर ये भागने लगे। हालांकि सुरक्षा गार्डों ने इन्हें धर दबोचा और पूछताछ के लिए घर के भीतर ले गए। तलाशी में इनके पास से कई फोन और खुफिया एजेंसी आईबी के आइडेंटिटी कार्ड मिले, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई। दिल्ली पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और सबको थाने ले गए। पुलिस की छानबीन में यह खुलासा हुआ कि ये चारों इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर हैं। इनमें जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर धीरज कुमार, जूनियर ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो अजय कुमार, असिस्टेंट ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रशांत कुमार और असिस्टेंट ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो विनीत कुमार शामिल थे। आईबी ने भी बयान जारी कर इन चारों के अपने अफसर होने की पुष्टि कर दी। ये खबर आम हुई तो सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की जासूसी कराए जाने की खबर ने जोर पकड़ लिया। विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया कि सरकार आलोक वर्मा की जासूसी करा रही है। हालांकि गृह मंत्रालय ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आईबी की कुछ यूनिट दिल्ली के कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग करती है। ये पेट्रोलिंग हाई सिक्योरिटी जोन में की जाती है। ये चारों अफसर इसी मुहिम का हिस्सा थे। आईबी ने कबूल किया है कि आलोक वर्मा के घर के बाहर पकड़े गए चारों लोग उसके ही अधिकारी हैं, जो रूटीन गश्त पर थे। इन अफसरों को पकड़े जाने, पुलिस को सौंपने और फिर रिहा करने की कहानी ने केंद्र की 2 बड़ी एजेंसियों की किरकिरी करा दी। पहले बात आईबी पर उठे सवालों की। आईबी अधिकारियों का कहना है कि उनके चारों अधिकारी रूटीन गश्त पर थे और वीवीआईपी इलाके में इस तरह की गश्त होती रहती है। सवाल ये है कि अगर ये रूटीन गश्त थी तो आलोक वर्मा के घर के आसपास इस तरह से जाने की क्या जरूरत थी। वर्मा के घर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब पूछताछ की तो इन अफसरों ने भागने की कोशिश क्यों की? क्या देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के अफसर इस तरह रूटीन गश्त करते हैं? क्या पकड़े गए अफसरों को फौरन अपने अधिकारियों को नहीं सूचित करना चाहिए था? आईबी को ये बात कबूल करने में घंटों क्यों लगे कि ये उसके आदमी हैं? ये काम तो उसी समय उसी मौके पर कर दिया जाना चाहिए था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की भी जमकर भत पिटी। आलोक वर्मा के घर के बाहर अफसरों से दिल्ली पुलिस के अफसर चारों को खींचते हुए थाने ले गए। लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये अंदेशा भर था कि पकड़े गए लोग आईबी के अफसर हैं, तो कॉलर पकड़कर खींचते हुए ले जाने का क्या मतलब था? दिल्ली पुलिस को ये पता लगाने में सुबह से दोपहर कैसे हो गई कि पकड़े गए 4 लोग संदिग्ध नहीं बल्कि आईबी के अफसर हैं? पुलिस ने उनके नाम से लेकर आधार नंबर तक सार्वजनिक कर दिए। क्या ये प्रोफेशनल तरीका था? एक आरोप ये भी लग रहा है कि अपने पूर्व बॉस को खुश करने के लिए दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाई। सीबीआई निदेशक बनने के पहले आलोक वर्मा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे। सरकार भले ही आलोक वर्मा की जासूसी की खबरों को नकार रही हो, लेकिन विपक्ष को उसके दावे पर यकीन नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बेवजह सियासत कर रही है। ये भयभीत केंद्र सरकार है, ये डरी हुई केंद्र सरकार है और इसलिए ये किसी भी छोटे कदम को उठा सकती है। आप एक को फोर्सफुली रिटायर्ड छुट्टी पे भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसकी जासूसी कर रहे हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं सीधे प्रधानमंत्री शामिल है। जिस तरह से ये सारा कुछ होता है, आधी रात को हटाना, सुबह सुबह अपने ही इतने बड़े पुलिस अफसर के घर के बाहर जासूसी करवाना, ये मामला कहीं सीधे ऊपर से जुड़ा है। कोई है जो बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठा है और बहुत घबराया हुआ है। इस पर कांग्रेस को सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो वो डिमांड करते, सरकार ने एक्शन लिया तब वो सियासत का मौका तलाश रहे। घबराया हुआ है। इस पर कांग्रेस को सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो वो डिमांड करते, सरकार ने एक्शन लिया तब वो सियासत का मौका तलाश रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीआई में मचे घमासान को लेकर आज पीएम मोदी पर सबसे बड़ा हमला बोला। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने को सीधे सीधे राफेल डील से जोड़ते हुए राहुल ने पीएम पर भ्रष्टाचार से जुड़े अहम सबूत नष्ट करने का गंभीर आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर को रात 2 बजे हटाया गया, जिसकी मुख्य वजह राफेल डील में भ्रष्टाचार है। प्राइम मिनिस्टर
ने 2 बजे यह काम इसलिए किया क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर राफेल मामले पर इंक्वायरी शुरू करने जा रहे थे। पैनिक करके 2 बजे रात प्रधानमंत्री ने सीबीआई डायरेक्टर को निकाला, क्योंकि अगर सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरे देश को पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को राफेल कॉन्ट्रैक्ट देकर भ्रष्टाचार किया है। देखिए, 2 बजे रात को हटाने का कारण था, उनके कमरे को सील किया गया और जो इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे वो लिए गए, इसीलिए 2 बजे रात को यह काम किया गया है। तो सिर्फ सीबीआई डायरेक्टर को हटा नहीं रहे हैं, एविडेंस को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी भड़क गई है। उसने उनके लगाए सभी आरोपों को झूठा करार दिया और कहा कि उन्हें आजकल सपने में भी राफेल ही नजर आता है। उनको सपने में भी अब राफेल ही दिखता है और इसलिए रोज नया झूठ गठित करते हैं, मनगढ़ंत झूठ। जैसे आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, सीबीआई डायरेक्टर को इसलिए हटाया क्योंकि वो राफेल की जांच कर रहे थे। हद हो गई, सीबीआई ऐसी जांच थोड़ी करती है, ना कोई कागज। और बताया कि 2 बजे उनके यहां से कागज जब्त किए, सरासर झूठ। उसको सफेद झूठ कैसे कहे, काला झूठ। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर को चुनने वाली कमेटी की सहमति के बिना सीबीआई डायरेक्टर को न तो हटाया जा सकता है और न ही उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। खड़गे ने इसे लेकर पीएम को 3 पेज की चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने कहा है कि अगर चिट्ठी का संतोषजनक जवाब नहीं आया तो वो कानून के जानकारों से सलाह लेकर अगला कदम उठाएंगे। खड़गे खुद सीबीआई चीफ की सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं। इस बीच सीबीआई में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के झगड़े में कानूनी जंग भी तेज हो गई है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, तो वहीं एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजे जाने और एम नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर बनाने को चुनौती दी है। एनजीओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है कि राव पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं, लिहाजा उन्हें सीबीआई का अंतरिम चीफ नहीं बनाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कल ही इस मामले को भी लेकर सुनवाई कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले सीबीआई प्रवक्ता ने कहा है कि आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहेंगे और राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर बने रहेंगे, बस उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। जब तक केंद्रीय सतर्कता आयोग इस मामले की जांच कर रहा है तब तक एम नागेश्वर राव अंतरिम सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहेंगे। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सीबीआई में लड़ाई को राफेल सौदे की जांच से जोड़ रही हैं। हालांकि एक अखबार का दावा है कि आलोक वर्मा के ऑफिस में और भी कई हाई प्रोफाइल मामलों की फाइल मौजूद है। आपको बताते हैं कौन कौन सी फाइल मौजूद है। उनके पास राफेल सौदे की 132 पेज की फाइल थी, जिसे पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 4 अक्टूबर को सौंपी थी। दूसरा मामला है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भ्रष्टाचार की फाइल भी थी, जिसके चार्जशीट पर आलोक वर्मा के दस्तखत होने बाकी थे। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में भ्रष्टाचार के आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एसएन शुक्ला का मामला भी था, जिसकी प्राथमिक जांच पूरी हो चुकी है और वर्मा के दस्तखत की जरूरत थी। वित्त और राजस्व सचिव हसमुख अधिया के खिलाफ बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई को जो दस्तावेज सौंपे थे वो भी वर्मा के ऑफिस में ही थे। कोयला खदान आवंटन मामले में प्रधानमंत्री के सचिव भास्कर खुलबे की संदिग्ध भूमिका की जांच वाली फाइल भी वर्मा के पास थी। नौकरी के लिए नेताओं और अफसरों को घूस देने वाले बिचौलियों के घर छापे की जांच फाइल भी वर्मा के पास थी। गुजरात के संदेशरा ग्रुप और स्टर्लिंग बायोटेक की जांच पूरी होने वाली थी, जिसमें स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की भूमिका की जांच हो रही थी। आलोक वर्मा इसी को मुद्दा बनाकर राकेश अस्थाना के खिलाफ 1 साल से मोर्चा खोले हुए थे।
और खबर यूपी के अलबेले एमएलसी बुक्कल नवाब की। समाजवादी से भाजपाई बने बुक्कल नवाब मंदिर दर्शन के लिए मशहूर थे, लेकिन अचानक उन्हें अयोध्या में मस्जिद बनवाने का ख्याल आने लगा है। राम मंदिर में कहा जाता है कि वहाँ जो बन है मंदिर, वहाँ मस्जिद बना दी जाए, यही कहा जाता है ना। तो अल्पसंख्यक मुस्लिम तो यही कहते हैं वहाँ मस्जिद बना दी जाए। चलिए हम भी कह रहे हैं कि मस्जिद बना दी जाए, थोड़ी है मस्जिद की अपनी बात करते हैं। हम भाजपा के हम खुद कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद बना दी जाए। अल्पसंख्यक मोर्चा के एक कार्यक्रम में मंदिर मुद्दे पर बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब का इतना कहना बड़ था कि हंगामा खड़ा हो गया। उनके बयान पर सामने बैठी बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और नारेबाजी करने लगे। हो हल्ले के बीच बुक्कल नवाब को बोलने से रोक दिया गया। अब बुक्कल नवाब ने अपने बयान पर सफाई दी है। अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग यहाँ मौजूद थे और क्योंकि अल्पसंख्यक ही को ही कुछ अगर समझाना था तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा घुमा कर बोला था। मतलब हम जो है पूरे मंदिर के पक्ष में है, 100% नहीं, 1000% नहीं है। मंदिर को लेकर साधु संत और खुद संघ सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं और कानून बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बुक्कल नवाब का बयान उनकी मुसीबत बढ़ा सकता है। वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर हमले के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जगन पर यह हमला उस समय हुआ जब विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हैदराबाद जाने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान लाउंज में जगन पर एक शख्स ने नुकीले और धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में जगन बच तो गए, लेकिन उनका बाजू जख्मी हो गया। हमले के तुरंत बाद जगन मोहन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और सीआईएसएफ के जवानों ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। हमलावर का नाम जे श्रीनिवास है और वो एयरपोर्ट की एक कैंटीन में काम करता है। श्रीनिवास जिस कैंटीन में काम करता है वो टीडीपी के एक नेता की है। वाईएसआर कांग्रेस के इस हमले के पीछे टीडीपी का हाथ बताया जाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे कायराना हमला करार देते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। उधर हमले के बाद सुरक्षित हैदराबाद पहुंचे जगन ने ट्वीट कर कहा कि वो सुरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश की जनता और भगवान की कृपा ने उन्हें बचा लिया। ऐसे कायराना हमले उन्हें रोक नहीं पाएंगे, बल्कि राज्य के लोगों के प्रति काम करने के लिए और मजबूत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान दौरे के दूसरे दिन सीकर में संकल्प महारैली की। राहुल ने शेखावटी रीजन के उन जवानों को सलाम किया जो सरहद पर लड़ते हुए शहीद हुए। राहुल ने यहां किसानों का मुद्दा भी उठाया और केंद्र से लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो वो किसानों की सरकार होगी। राहुल गांधी जब राजस्थान के झालावाड़ में थे तब उन्होंने सेल्फी देने के लिए अपना काफिला ही रोक दिया। झालावाड़ में जब राहुल गांधी का काफिला गुजर रहा था तो सड़क किनारे खड़ी इस युवती ने हाथ हिलाया। जैसे ही राहुल ने देखा कि युवती और कुछ बच्चे इंतजार में खड़े हैं तो उन्होंने काफिला रुकवा दिया। राहुल जैसे ही गाड़ी से उतरे उनसे मिलने के लिए ये सभी लोग लपक पड़े। राहुल सीधे उस युवती से रूबरू हुए जिसने रुकने का इशारा किया था। युवती से बात करने के बाद वो इंतजार में खड़े बच्चों और उनके टीचर से मुखातिब हुए। कितने बच्चे? सिर्फ 500। अभी स्कूल चल रहा है क्या? सवाल जवाब के दौर के बाद सेल्फी का सिलसिला शुरू हुआ। एक बार फिर राहुल ने उस युवती से कामकाज के बारे में पूछा जिसने हाथ देकर उनकी गाड़ी रुकवाई थी। मैडम क्या करती है? सेल्फी फोटो के बाद राहुल ने लोगों से हाथ मिलाया और फिर काफिले के साथ आगे रवाना हो गए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी में बड़ी सेंधमारी की है। जयपुर के जिला बीजेपी अध्यक्ष मूलचंद मीणा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे करीब 70 कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। चुनाव से ठीक पहले इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। जयपुर में बीजेपी ने नव शक्ति सम्मेलन किया। जयपुर के आमेर के राजनिवास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सवाई माधोपुर की विधायक दिया कुमारी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। नव शक्ति सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जोर शोर से जुटने के लिए जोश भरा गया।
राजस्थान चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 28 अक्टूबर को जयपुर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर किसान नेता रामपाल जाट आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जाट का कहना है कि किसानों के मुद्दे को लेकर अनशन करने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। राजस्थान में राजपूत समुदाय किस पार्टी पर मेहरबान होगा, ये सवाल बराबर उठ रहा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए राजपूत करणी सेना ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि जो पार्टी राजपूतों के हित की बात करेगी, हमारा समर्थन उसी के साथ होगा। आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर नाराज चल रहे राजपूत समुदाय ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चेतावनी भी दी। राजस्थान में चुनावी जंग फेस टू फेस से ज्यादा फेसबुक ट्विटर पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस तू डाल डाल में पात का खेल खेल रही हैं। राजस्थान में इन दिनों ये फोटो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मां दुर्गा की तरह दिखाया गया है। इस फोटो में वसुंधरा एक कांग्रेस विधायक पर वार करती दिख रही हैं। चुनावी मौसम में इसी तरह की तस्वीरें बनाकर शह मात का खेल खेला जा रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की IT सेल ने कमर कस ली है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए एक दूसरे दलों पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे दिख रही है। ट्विटर पर राजस्थान बीजेपी के 1,40,000 फॉलोअर्स हैं, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस के महज 36,000 फॉलोअर्स हैं। छत्तीसगढ़ में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। मनेंद्रगढ़ में तो बीजेपी नेता ने निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता लखन लाल श्रीवास्तव लोगों से मिल रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर सलाह मांग रहे हैं। लखन लाल विधायक श्याम बिहारी जायसवाल को फिर टिकट मिलने से नाराज हैं। तो वहीं जायसवाल का कहना है कि रूठों को मना लिया जाएगा। कोरिया की बार बार एक ही आदमी को रिपीट किया जा रहा है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटता है, क्योंकि बाकी लोगों को बारी कब आएगी। कहीं न कहीं इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं सभी का होता है और वो कुछ दिनों के लिए होता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व संगठन के लोग जो है उनसे बातचीत करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बातें आएंगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक हुई। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में सीएम रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैनिफेस्टो की ड्राफ्टिंग पर चर्चा हुई। आगामी 5 साल की योजना और 2025 तक की कार्य योजना, ये पूरा हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा रहेगा। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस विधायक रेणु जोगी को इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी। दरअसल रेणु जोगी के पति अजीत जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो हैं और कांग्रेस का मानना है कि रेणु पारिवारिक निष्ठा के चलते कांग्रेस के प्रति कमिटमेंट नहीं दिखा पा रही हैं। उनकी बहू एक अलग दल से लड़ रही है, उनके पुत्र और पति अलग दल से पहल कर रहे हैं और दोनों तीनों अलग अलग दलों से मिलकर काम कर रहे हैं। और रेणु जी जो कांग्रेस की विधायक हैं, पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो ये कहने की स्थिति में नहीं हो पा रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ऐसी एक तस्वीर महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से वायरल हो रही है। सियासत के मैदान में एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार और एमएनएस चीफ राज ठाकरे एक साथ नजर आए। औरंगाबाद से मुंबई आने वाली फ्लाइट में दोनों सियासी दिग्गज अगल बगल बैठे नजर आए। पवार के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जबकि राज ठाकरे थोड़ा धीर गंभीर नजर आ रहे थे। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये साफ नहीं है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने से सियासी गलियारों में हलचल जरूर मची हुई है। लाभ के पद के एक मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने रोगी कल्याण समिति वाले मामले में आप के 27 विधायकों पर लगे लाभ के पद के आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के इस आदेश को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। दरअसल केजरीवाल सरकार ने 27 आप विधायकों को रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया था। कानून के एक छात्र ने इसे लाभ का पद मानते हुए विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका चुनाव आयोग में दी थी, लेकिन ये आरोप चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, जिसके बाद इन 27 विधायकों की सदस्यता पर खतरा टल गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने पर लाभ के पद का एक और मामला अभी भी चल रहा है। शीलादीप जी की सरकार में जिस वक्त ये सब पद बनाए गए थे, इसको एग्जेम्प्ट करने का
उन्होंने बिल पास करके सेंटर को भेजा था और राष्ट्रपति ने उस पर असेंट भी दिया हुआ था, इसलिए ये केस बनता ही नहीं था। ये तो हमें केवल प्रताड़ित करने के लिए ये झूठी एक फॉल्स पिटीशन डाली गई। दिल्ली के लोगों को दूषित हवा से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। सर्दियों के साथ ही हवा में धूल और धुएं का जहरीला कॉकटेल घुलता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी हवा सांस लेने के लायक नहीं थी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज शाम 4 बजे दिल्ली के आनंद विहार की हवा बेहद खराब थी। मथुरा रोड इलाके में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही। दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र में भी AQI का स्तर बेहद खराब था। वहीं मुंडका में हवा सांस लेने के लिए खतरनाक थी। एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव की हवा में सांस लेना दूभर है, तो वहीं यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में भी AQI बेहद खराब है। देश में बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि हवा सिर्फ दिल्ली में खराब है। सच्चाई यह है कि आज पटना की हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब थी। अहमदाबाद का AQI भी खराब है। यही हाल भोपाल के पास मंडीदीप का भी है। CPCB के मुताबिक मुंबई की हवा में भी हल्का प्रदूषण नापा गया। जयपुर की हवा भी दूषित होती दिख रही है। वहीं यूपी के वाराणसी में हवा की गुणवत्ता खराब है, तो कानपुर का AQI अब खतरनाक स्तर की ओर बढ़ चला है। लखनऊ की हवा की क्वालिटी भी बेहद खराब है। कोलकाता में भी AQI 203 तक पहुंच गया है, जबकि चेन्नई की हवा में मॉडरेट यानी हल्का प्रदूषण नापा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के लिए आज राहत और आफत दोनों एक साथ आई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल मैक्सिस केस में चिदम्बरम के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में 9 आरोपियों की लिस्ट है, जिसमें से चिदम्बरम का नाम सबसे ऊपर है। उधर मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। इस केस में हाईकोर्ट ने चिदम्बरम की जमानत 29 नवंबर तक बढ़ा दी है। तमिलनाडु में AIADMK के दिनाकरन गुट को बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने दिनाकरन गुट के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने इन 18 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने से लगा प्रतिबंध भी हटा लिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिनाकरन ने कहा कि यह हमारी हार नहीं है, यह हमारे लिए एक अनुभव है। राजनीति में किसी की हार नहीं होती। हालांकि हम सकारात्मक फैसले की उम्मीद कर रहे थे। हम इन 18 विधायकों से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 18 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के बाद 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में अब 216 विधायक ही रह गए हैं। सत्ताधारी पार्टी AIADMK के पास 116 विधायक है, यानी बहुमत के लिए जरूरी 108 विधायकों से ज्यादा का आंकड़ा उसके पास है। वहीं विपक्षी पार्टी DMK के पास 97 विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। शिमला में कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के नेताओं ने चुनाव को लेकर मंथन किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू समेत कई नेता मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। आज सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर के दौरान 5 आतंकियों को मार गिराया। बारामूला के कीरी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, तो वहीं अनंतनाग में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। अनंतनाग के अरवानी में ये मुठभेड़ हुई। कल सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के नौगाम के 2 आतंकियों को मार गिराया था। मध्य प्रदेश के सतना में डकैतों ने सरकार को खुली चुनौती दी है। रिटायर्ड फॉरेस्ट SDO समेत 3 लोगों को डकैतों ने अपहरण कर लिया है और इनके परिजनों से 50 लाख की फिरौती मांगी है। अगवा लोगों की तलाश में पुलिस के 150 जवान जंगल की खाक छान रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर गोल्ड की बरामदगी हुई है। एयर इंडिया के विमान से मुंबई से आए 4 यात्रियों के कब्जे से DRI की टीम ने 6 किलो सोना बरामद किया है। ये गोल्ड 100 ग्राम के बिस्किट के तौर पर मिले हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इंदौर में चुनावी मौसम में चांदी और कैश की बड़ी खेप बरामद हुई है। इंदौर के चंदन नगर में जहां एक युवक के पास से 11 किलो चांदी मिली, तो वहीं कनाडिया में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से करीब 17 लाख रुपए बरामद किए गए। खजराना इलाके में भी एक गाड़ी से पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए पकड़े हैं। माना जा रहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए ये कैश बांटे जाने थे। मध्य प्रदेश के दमोह में भी चुनावी मौसम में कैश बरामद हुआ है। स्कूटी में भारी कैश लेकर घूम रहे युवक के बारे में उड़नदस्ता टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद स्कूटी रुकवाकर छानबीन की गई तो डिक्की से 4 लाख रुपए कैश बरामद हुए। कैश का स्रोत नहीं बताने पर युवक को हिरासत में ले लिया गया है।
छत्तीसगढ़ में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर अभियान छेड़ा है। धमतरी में पुलिस ने कई जगहों पर इनामी नक्सलियों की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए हैं और लोगों से अपील की गई है कि इनके बारे में जानकारी हो तो सूचना दे, इनाम भी दिया जाएगा। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बीच पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो भयमुक्त होकर वोट करने जाएं। मध्य प्रदेश के दमोह में मिलावटी मिठाई ने कई लोगों को बीमार कर दिया है। प्रसाद में मिलावटी मावे के बने लड्डू खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में वाटरफॉल में डूबे युवक का शव बरामद किया गया है। गरियाबंद के देवदरहा वाटरफॉल में पिकनिक बनाने गए युवकों में से एक पानी में डूब गया था। रेस्क्यू टीम उसे खोज नहीं पाई। 3 दिन बाद खुद ही युवक का शव पानी के ऊपर आ गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के किसान प्रशासन से भड़के हुए हैं। मुंगेली कृषि उपज मंडी में फसलों का सही रेट नहीं मिलने से किसान परेशान हैं और सरकार को कोस रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी समर्थन मूल्य से कम पर व्यापारी खरीद कर रहे हैं और शिकायत के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पतंग लूटने के चक्कर में एक युवक ने जान गंवा दी। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर युवक कटी पतंग लाने गया था, लेकिन 25,000 वोल्ट तार की चपेट में आ गया। उसके शरीर में आग लग गई और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 3 तलाक पर पहला केस दर्ज हुआ है। झाबुआ के मेघनगर में आरिफ नाम के एक शख्स ने पत्नी को इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था। पत्नी का यह भी आरोप है कि आरिफ का संबंध कई और महिलाओं से था, जिसका विरोध करने पर 3 तलाक दे दिया गया। 3 तलाक अध्यादेश के आधार पर आरोपी पति पर केस दर्ज कर लिया गया है। पंजाब के फरीदकोट में घोड़े के जरिए ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फरीदकोट निवासी करणवीर सिंह घोड़े के बड़े शौकीन हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक घोड़ा व्यापारी से 17.5 लाख में मारवाड़ी नस्ल का काले रंग का घोड़ा खरीदा, लेकिन कुछ ही दिन बाद घोड़े का रंग बदलने लगा। वो काले से सफेद होने लगा। पहले करणवीर की लगा कि शायद घोड़े को कोई बीमारी हो गई है, लेकिन जब घोड़ा पूरी तरह सफेद हो गया तब पता चला कि व्यापारी ने सफेद घोड़े को काले रंग में रंग कर बेच दिया था। अब करणवीर की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जयपुर में एक्सीडेंट के बाद हंगामा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इससे गुस्साए स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने गाड़ी में सवार लड़कियों के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों ने पुलिस पर भी गुस्सा निकाला। पुलिस अब उन लोगों को तलाश भी कर रही है जिन्होंने कार में आग लगाई। राजस्थान के चौमू में गो तस्करी के शक में लोगों ने एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर पीटा। जानकारी के मुताबिक अनजान शख्स गायों को पकड़ने लगा, जिसके बाद लोगों को शक हुआ कि ये गाय का तस्कर हो सकता है। लोगों ने आरोपी को गाय पकड़ते हुए दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को लोगों से छुड़ाया और थाने ले गई। जैसलमेर में बुधवार को देर रात आए तूफान ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। जो जहां था वहीं बचने लगा। हजारों सैलानियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पहले हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर तेज हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया। रिसोर्ट्स के टेंट तिनके की तरह उड़ गए। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। तूफान के बाद तापमान गिरने की आशंका थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। एकाएक आए तूफान से लोग हैरान रह गए। गुजरात के गीर में शेर के साथ शरारत करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में शख्स शेर को मुर्गा दिखाकर प्रदर्शन कर रहा है। शेर बार बार मुर्गे की तरफ लपकता है, लेकिन ये शख्स उसे पीछे छिपा लेता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार शेर को मुर्गा मिल गया। गिर जंगल प्रशासन ने पहले कई आरोपियों को शेर के साथ शरारत करने की वजह से पकड़ा है। अब ये नया वीडियो वायरल हुआ है। राजस्थान के रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ गया है। रणथंभौर से बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई है। यहाँ बाघ के घर पर नन्हा मेहमान आया है। नन्हे बाघ की तस्वीर आप देख रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रहा है। इस तस्वीर को देखने के बाद जानवरों को प्यार करने वालों में खुशी की लहर है। सूरत में दिवाली से पहले दिवाली हो गई है। यहाँ कर्मचारियों की बम्पर लॉटरी लगी है। हीरा कारोबारी ने अपने 600 कर्मचारियों को कार गिफ्ट की है। कारों का ये बेड़ा दिवाली गिफ्ट है, जिससे कई घरों में दिवाली की रौनक बढ़ा दी है।
पिछले कुछ सालों से दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को खास तोहफा देकर सुर्खियां बटोरने वाले हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया ने इस दिवाली पर भी बोनस के तौर पर 600 कर्मचारियों को कार और 900 कर्मचारियों को एफडी का गिफ्ट दिया है। तो नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इंडिया में अब कौन सी नई मिसाइल आई है जिससे भारत का डिफेंस सिस्टम। न्यूज इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि त्राल में सेना कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आरिफ बिलाल के पास। आरिफ, जल्दी से हमें बताइए कि कब, कहां, कैसे ये हमला हुआ और सेना के कैंप पर हमला हुआ है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले त्राल के इलाके में 42 राष्ट्रीय राइफल्स का फौज का कैंप है, वहां पे आतंकियों ने हमला कर दिया है। जबरदस्त गोलीबारी हुई है। हालांकि इस गोलीबारी का जवाब भी दिया गया है, लेकिन इस हमले में फौज के 2 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको तुरंत जो श्रीनगर में आर्मी का हॉस्पिटल वहां भेज दिया गया है और इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है और फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। और ये आज दिन की तीसरी बड़ी मुठभेड़ है। अब से कुछ देर पहले बारामूला में ऑपरेशन खत्म हुआ, वहां पे 2 मिलिटेंट मारे गए और अनंतनाग के आरवनी में 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। कुल मिला के आज दिन में 6 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये आज दिन का तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिज, हमें जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे इंडिया न्यूज पर पल पल की अपडेट लेंगे। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर की। देश की सेनाओं के पास इजराइल का एक घातक हथियार आ रहा है। भारत ने इजराइल के साथ बराक 8 मिसाइल का नया सौदा किया है। इस डील के तहत भारत $777 मिलियन की बराक मिसाइलें खरीदेगा। पिछले साल $630 मिलियन की बराक डील पक्की हुई थी। अब ये समझ लीजिए कि बराक 8 मिसाइल क्या है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बराक 8 मिसाइल। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत के डीआरडीओ ने साझा तौर पर विकसित किया है। बराक 8 मिसाइल 275 किलो वजन की है, जिसमें 60 किलो का वॉरहेड लगा होता है। ये वॉरहेड न्यूक्लियर यानी एटम बम भी हो सकता है। बराक 8 की लंबाई 4.50 मीटर है। यह सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। बराक मिसाइल 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोलती है। इस मिसाइल को 8 सेल वाले लॉन्चर से दागा जाता है। भारतीय नौसेना में बराक 8 मिसाइल को सफल टेस्ट के बाद पहले ही शामिल किया जा चुका है। बराक मिसाइल की खासियत यह है कि इसे अटैक और डिफेंस दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आधुनिक तकनीक से गाइडेड मिसाइल है जो टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। फिलहाल भारतीय नौसेना के 4 जहाजों पर बराक मिसाइल तैनात है। नई डील के बाद नेवी के 7 और जहाज इस घातक मिसाइल से लैस होंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर ट्रेन के अंदर गंदगी को लेकर मारपीट हो गई। इस घटना के बाद से सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। बांद्रा से चलकर हजरत निजामुद्दीन आने वाली 12,907 12907 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में यात्रियों ने गंदगी की शिकायत की। सफाई कर्मियों का कहना था कि चूंकि गंदगी खाने पीने के प्लेट्स की वजह से है, लिहाजा इसे कैटरिंग वाले ही साफ करेंगे। इसी को लेकर कैंटीन कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के बीच मारपीट होने लगी। आरोप यह है कि नशे में टल्ली दोनों पक्षों के लोग ट्रेन के अंदर एक दूसरे से हाथापाई और गाली गलौज करते रहे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के मुद्दई इकबाल अंसारी को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र भेजने वाले ने विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा प्रमुख होने का दावा करते हुए अपना नाम सूर्य प्रकाश सिंह बताया है, जिसमें उसने अयोध्या और श्रीराम का जिक्र करते हुए बाबर का इतिहास बताया और लिखा कि मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा भूभाग 1947 में पाकिस्तान को दे दिया है। बाबरी पक्षकार खुशियां देता है कि उन्हें गले लगा लिया जाएगा। यदि बेजा रार और अनुचित हक जताया तो सीमा पार खदेड़ दिया जाएगा। ये धमकी दी गई है उनको। पुलिस ने पत्र भेजने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।
मुंबई के प्रभादेवी में उत्तर भारतीय युवक की पिटाई के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। जिस युवक को पीटा गया उसका नाम विशाल पांडे है। कहा जा रहा है कि पूरा विवाद खाने की एक स्टॉल लगाने को लेकर हुआ, जिसके बाद कई शिवसेना कार्यकर्ता जमा हो गए। मारपीट का वीडियो एक स्थानीय सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की। मामले की रिपोर्ट दादर थाने में दर्ज कराई गई थी। मुंबई से सटे ठाणे में एक चोर की लोगों ने बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। शिवराम सिंह नाम के इस शख्स पर आरोप है कि वो इलाके में कारों की बैटरी चुराकर बेचा करता था। काशीमीरा के गोडबंदर रोड पर पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने कानून अपने हाथ में लेने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के मलाड वेस्ट में 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद जमकर मारपीट और आगजनी की गई। आगजनी में 4 ऑटो रिक्शा, 3 बाइक को उपद्रवियों ने आग लगा दी। आगजनी की घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आगजनी में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस हिंसा के पीछे की वजह क्या है। बिहार के मुजफ्फरपुर के चर्चित शेल्टर होम कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शेल्टर होम में रह रही कई लड़कियों से रेप के खुलासे को सुप्रीम कोर्ट ने भयानक बताया है। सीबीआई की तरफ से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से ये अपराध हुआ वो काफी हैरान करने वाला, डरावना और भयानक है। आखिर बिहार सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम का संचालक और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वो जांच प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। ब्रजेश को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं उसे बिहार की जगह दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और बिहार सरकार से पूछा कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। दरअसल चंद्रशेखर का ब्रजेश ठाकुर से अच्छा संपर्क था और वो शेल्टर होम में आया जाया भी करता था। इस कांड के सामने आने के बाद मंजू वर्मा को नीतीश सरकार से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब 30 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने 4 छात्रों को गोली मारकर घायल कर दिया। आरोप है कि पहले छात्रों के साथ बदमाशों ने मारपीट की और फिर पैर में गोली मार दी। इस मामले में रंगदारी की बात भी सामने आ रही है। घटना के बाद से छात्र बुरी तरह डरे हुए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने गोलीबारी की घटना से साफ इनकार किया है। बिहार के जमुई में नक्सलियों की सुरक्षा बलों से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। देर रात से शुरू मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। मुठभेड़ की इस घटना में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन 207 के एक जवान को नक्सलियों की गोली लगी। घायल जवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए जवान को पटना रेफर कर दिया गया है।